Good morning, everyone. Now we are on the crucial stage of project management and we are on question number 74, right? So we already did 73 questions in our previous lectures. Let us continue on this one. Now this says, which one of the following is not a fundamental activity for processes in engineering? Now which one of the following is not a fundamental activity? तो एक चीज आपको याद रखनी है कि वैलिडेशन, डिजाइन, इवोल्यूशन और स्पेसिफिकेशन, ये सारी फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में. केवल वेरिफिकेशन नहीं होता, राइट? सो वेरिफिकेशन इज डन, it is not a fundamental activity, it is an advanced stage activity where the products are verified. लेकिन आपको ध्यान रखना है जो फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो ये चार होती हैं: वैलिडेशन, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन एंड स्पेसिफिकेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. व्हाट कंबाइंस प्रोसीजर्स एंड टूल्स to manage different versions of configuration that are created during the process? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर इस वर्जन से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि वहाँ पे वर्जन कंट्रोल होगा. तो वो प्रोसीजर्स, वो टूल्स विच आर यूज टू मैनेज डिफरेंट वर्जन्स, दे आर कॉल्ड एज वर्जन कंट्रोल टूल्स, राइट? तो वर्जन कंट्रोल टूल्स, दे आर यूज टू मैनेज डिफरेंट वर्जन्स. नंबर 76. The longer a fault exists, the more tedious its removal becomes. बिल्कुल ठीक है, ये tedious मतलब और परेशानी भरा हो जाता है उसको हटाना. जितना लंबी प्रॉब्लम खिंचती जाती है, जितनी लंबी प्रॉब्लम चलती है उतना ही मुश्किल हो जाता है, उतना ही कॉस्टली हो जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो लेस लाइकली टू बी प्रॉपरली करेक्टेड. तो ऑल ऑफ दी मैंशनड बिल्कुल सही है इसमें, ऑल ऑफ दी मैंशनड, क्योंकि प्रॉब्लम को इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए. अगर आप प्रॉब्लम को इतना लिंगर ऑन करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसको हटाना बहुत टीडियस हो जाता है, कॉस्टली भी होती जाती है, कॉस्टली टू डिटेक्ट एंड करेक्ट. एंड इट इज़ लेस लाइकली दैट इट इज़ एब्सोल्युटली एंड परफेक्टली करेक्टेड, कि वो बिल्कुल 100% सही हो जाए, वो बहुत मुश्किल होता है. इसीलिए प्रॉब्लम जहाँ दिखे वहीं उसको करेक्ट कर लेना चाहिए, करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए. अदरवाइज वो बहुत परेशान करती है, कॉस्टली भी हो जाती है और वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाती. 77. Configuration management can be administered in several ways. These include, ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताया था, सिंगल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. आपको याद रखना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को एडमिनिस्टर करने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिंगल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट्स एंड रिडक्शन ऑफ टाइम. तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हमेशा सिंगल टीम होनी चाहिए फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 78. अ जनरल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव इज द मेजर कॉस्ट ऑफ फील्ड एफर्ट्स. इट इज़ ट्रू. जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो जनरल नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह वो स्पेसिफिक होनी चाहिए. सो इट शुड नॉट बी जनरल. जनरल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट रहेगी तो उससे एफर्ट्स पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते और वो जनरली इट्स अ कॉज ऑफ फेल्ड एफर्ट्स, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव अचीव भी नहीं हो पाते हैं. सो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड ऑलवेज बी स्पेसिफिक एज वेल एज प्रिसाइज. इट शुड नॉट बी जनरल. नंबर 79. व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स द फॉर्मल रिव्यू बाय असेसिंग अ कॉन्फ़िगरेशन. तो आप ये ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड आ रहा है तो इनमें से आंसर कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड होगा. कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर जनरली नॉट कंसिडर्ड ड्यूरिंग रिव्यू. जब भी बात होती है रिव्यू की, रिव्यू का मतलब होता है ऑडिट करना, राइट? तो वेन एवर वी टॉक अबाउट कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट कॉम्प्लीमेंट्स, वही उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, वही सपोर्ट करता है टेक्निकल रिव्यू को, राइट? नेक्स्ट, नंबर 80. नाउ ऑल दीज PDFs आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर IDs, so you can always look at them, you can always take down the important questions as well as their right answers. Number 80.
it says that which of the following is the process of assembling program components, data, and then compiling and linking them to create an executable system. वो होता है system building. The process of assembling program components, data, तो मतलब एक तरह से आप पूरा system तैयार कर रहे हैं, और assembling plus compiling is always referred to building. So system building is the right answer. Now which of the following is not a configuration management activity? तो configuration management में risk management नहीं आता है, right? Risk management is an altogether different activity. Configuration management में configuration item आता है, release management आता है और branch management आता है, but it is never risk management. Number 82. Now what is number 82 saying? 82 is saying that definition and use of configuration management standards is essential for quality certification in ISO 9000. बिल्कुल सही है. Then you have CMM. CMM का मतलब होता है coordinate measuring machine, right? So it is coordinate measuring machine. तो वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत असेंशियल होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन में. और CMMI का मतलब होता है केपेबिलिटी. इट इज़ केपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल, इंटीग्रेशन. तो आपको याद रखना है ये CMM होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग machine. It is basically a geometric, it gives geometric characteristics of a product or project. CMM coordinate से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ geometrical हो रहा है यहाँ पर. तो it is basically used to give geometric characteristics of a product or project. और capability, maturity, model integration ये configuration management के सारे प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करता है. तो आपको याद रखना है कि डेफिनेशन एंड यूज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ISO भी, CMM भी, CMMI भी. इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव. सो यू हैव लर्नड अबाउट कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के काम आती है, एंड केपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन. दीज आर ऑल वेरी एसेंशियल इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. और वो जो डेफिनेशन एंड यूज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, इट इज़ एसेंशियल फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन इन ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड. नंबर 83. what involves preparing for external release and keeping track of the system versions that have been released for customer use. तो ये सारे अलग अलग टूल्स और सिस्टम्स हैं, राइट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं. और इसमें भी आपको एक हिंट देते हैं, हिंट से ही आप लोग असेस कर लेंगे कि रिलीज वर्ड आ रहा है. सो इट इज़ रिलेटेड टू रिलीज मैनेजमेंट, राइट. तो it is basically used to keep track of the system, and this involves the versions that are released for customer use. तो ये एक तरह से वो इंफॉर्मेशन होती है जो कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल की जाती है. रिलीज मतलब एक्सेसिबल बनाना, और वो किसके थ्रू होता है? रिलीज मैनेजमेंट के थ्रू. चेंज वर्जन या सिस्टम बिल्डिंग के थ्रू नहीं, वो सब अलग अलग हैं. आपको बताया था सिस्टम बिल्डिंग होता है असेंबलिंग एंड कंपाइलिंग प्रोग्राम्स. चेंज मैनेजमेंट ट्रांजिशन जब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर, तो वहाँ पर चेंज मैनेजमेंट काम आता है, राइट. सो ओवर हियर द राइट आंसर इज रिलीज मैनेजमेंट. नंबर 84. विच टू रिक्वायरमेंट्स आर गिवन प्रायोरिटी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये प्रायोरिटी दी जाती है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो ड्यूरेबल हो. तो ड्यूरेबल मतलब एंड्योरिंग, और वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब वो चेंजिंग नेचर की होनी चाहिए, राइट. इट शुड बी स्पॉन्टेनियस. तो
फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको ड्यूरेबल भी हो, फ्लेक्सिबल भी हो, इजीली अडेप्ट कर जाए. सो दीज आर द टू मोस्ट रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन प्रायोरिटी. नंबर 85, कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ इशू रिटर्न ऑफ अ बुक कैटलॉग. तो मतलब इशू या रिटर्न करनी है बुक को, कैटलॉग मैगजीन इन अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट. व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट इज डिपिक्टेड ओवर हियर? इट इज एंड्योरिंग. एंड्योरिंग मतलब कंसिस्टेंट, ड्यूरेबल, ये उसका एग्जाम्पल है, राइट. तो वोलाटाइल का मतलब होता है थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस, फ्लक्चुएटिंग, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पर. अगर कोई एग्जांपल देखे, भाई इशू कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं बुक को, कैटलॉग मैगजीन को लाइब्रेरी के अंदर, सो दैट मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट इज एंड्योरिंग, ड्यूरेबल, कंसिस्टेंट. वो फ्लक्चुएट नहीं कर सकता है, वहाँ पर जो उसका नेचर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. नहीं तो पता लगा कि बुक रिटर्न इशू में डेज का वेरिएशन आ जाए, सिस्टम पूरा की पूरा अगर कंसिस्टेंट या एंड्योरिंग नहीं होगा तो फिर वहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस आने लग जाएंगे. सो इट हैज़ टू बी एंड्योरिंग. नंबर 86, रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी is one of the most important part of requirement management. It is also referred as the heart of requirement management. बिल्कुल ठीक है. requirement traceability, traceability का मतलब होता है डिटेक्ट करना. तो रिक्वायरमेंट्स को डिटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. 87, requirement management has a high initial startup cost. No, it is false. उसकी startup cost high नहीं होती, but does not need ongoing funding throughout the project. उसके अंदर ongoing funding की भी ज़रूरत पड़ती है. requirement जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ongoing funding भी बढ़ती जाती है. So it needs ongoing funding. That is why this statement is false. Number 88, which of the following is a requirement management activity? Investigation, ये भी है, design and construction. So all of the above. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन करना पड़ता है और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको टेस्ट भी करना पड़ता है. दैट इज़ वाई द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. व्हाट फंक्शनैलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल, RMT, याद रखिएगा, is depicted by the statement the tool should be able to automatically detect. ये डिटेक्ट या इन्वेस्टिगेट करना बड़ा ज़रूरी होता है RMT के अंदर, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल में. द टूल शुड बी एबल टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट रिलेशंस बिटवीन आर्टिफैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को मंगवाना, एक्सेस करवाना. मॉनिटरिंग ऑफ चेंज हिस्ट्री, मॉनिटर मतलब उसको सुपरवाइज करना. नेमिंग स्कीम्स और मॉडल ट्रांसफॉर्मेशंस. अब इसका भी एक आपको इम्पॉर्टेंट हिंट देते हैं. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल के अंदर डिटेक्शन बड़ा ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन. बात हो रही है ऑटोमेटिकली की, तो इसके लिए करेक्ट आंसर इज ऑटोमेटिक लिंक डिटेक्शन. ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या सेलिएंट फीचर होना चाहिए, द ऑटोमेटिक लिंक डिटेक्शन. यू आर गोइंग टू डिटेक्ट, right, and that too automatically. So for that you have to have automatic link detection. Why is requirement management important? It is due to changes in environment. Environment बहुत dynamic है, technology भी dynamic है, तो changing environment और technology की वजह से requirement management बहुत important हो जाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स. तो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट डिटेक्ट कर लेता है जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेशंस हो रही हैं और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस भी कई बार फ्लक्चुएट कर जाती हैं, राइट. समटाइम्स द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन चेंजेस during the ongoing process, so requirement management is essential, to assess the change in customer expectations also. Next, moving on to number 91. Now what is it saying? Requirement management is a prerequisite
फॉर क्वालिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसीलिए तो लगाया जाता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और राइट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्री रिक्विजिट है, बहुत ज़रूरी है क्वालिटी ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट वर्क बेंच टूल, इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल नहीं है? आरटीएम नहीं है, आरएमटी है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल, ये भी है, डोर्स भी है, रैशनल सूट इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल, ये ध्यान रखिएगा। आरएमटी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल, DOORS एंड RDD100 दे आर ऑल द नेम्स ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स, तो बाकी सब तो हैं, ये रैशनल सूट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क असेसमेंट भी होता है, रिस्क कंट्रोल भी और रिस्क रैंकिंग भी, सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही कंपोनेंट्स होते हैं। रिस्क असेसमेंट का मतलब रिस्क को असेस करना, राइट, उसके बारे में एंटिसिपेट करना, रिस्क को मेजर करना, रिस्क को रैंक करना और रिस्क को कंट्रोल करना, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव। ये जो 94 और 95 क्वेश्चन है ये पहले आ चुके हैं, दे वर इन लेक्चर 3 और लेक्चर 4, आपको रिवीजन करवा देते हैं। सो अगेन दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस जनरली रिपीट हो रहे हैं ना, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ओवर 30% ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स आर कैंसल्ड बिफोर कंप्लीशन, 70% of the remainder fail to deliver expected features. What must be the reason? तो रीज़न एक ही है, पुअर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि 30% प्रोजेक्ट्स तो कैंसिल ही हो जाते हैं बिफोर कंप्लीशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 70% ऑफ द रिमाइंडर फेल टू डिलीवर एक्सपेक्टेड फीचर्स बिकॉज ऑफ द पुअर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। इसीलिए ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टूल्स दे आर सो असेंशियल। 95 फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट माइंडसेट, ये आपको बताया, ये पहले आया हुआ था, इसीलिए इस पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, और इसके राइट आंसर है टाइम, रिस्पॉन्सिवनेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है, एक तो प्रोसेसेस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट माइंडसेट में। एक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है। तो अब आप देखो रिस्पॉन्सिव हालांकि सेकंड और थर्ड दोनों में था, लेकिन प्रोसेसेस जो है वो थर्ड में नहीं है, मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों में रिस्पॉन्सिव है, लेकिन जो थर्ड है उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं, प्रोसेसेस बड़ी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, राइट। तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, TRIPS, ट्रिप्स, ट्रिप लगाते हैं ना आप लोग, इंफॉर्मेशन processes and structured planning. So these are the characteristics of project mindset. Number 96, controlling the changes in the project may affect, अच्छा एक रह गया, devising and maintaining a workable scheme to accomplish the project need is planning. डिवाइसिंग की बात आए ना जब भी, तो डिवाइसिंग का मतलब ही होता है प्लान करना, सो इट इज ऑलवेज प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग कंट्रोलिंग नहीं, डिवाइसिंग मतलब प्लानिंग। नंबर 96, कंट्रोलिंग द चेंजेस में अफेक्ट प्रोग्रेस, बिल्कुल ठीक है, स्टेज कॉस्ट एंड स्कोप, सो ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द प्रोजेक्ट, उससे प्रोग्रेस पे भी फर्क पड़ सकता है, कॉस्ट पे भी, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, और प्रोजेक्ट के स्कोप पर भी, जो प्रोजेक्ट का दायरा है उस पर भी फर्क पड़ सकता है। सो दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है? हार्डवेयर कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट, ट्रैवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, सो ऑल ऑफ द अबव। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, हार्डवेयर कॉस्ट, एफर्ट
जो लग रहे हैं पूरे पर्सोनेल के, एम्प्लॉयज़ के, एंड ट्रैवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट्स। 98 फॉलोइंग आर दी टूल्स फॉर चेंजिंग अ प्रोसेस। ये भी आया था पहले एक बार, आई रिमेंबर, बोथ ए एंड बी, CMSB और CMB, ये आपको लिखवाया भी था, राइट। आई विल ऑल्सो मेंशन दैट इट वाज इन लेक्चर 3 आई सपोज। For the tools for changing a process are change management system and configuration management. So both these, are the tools for changing a process: change management system and configuration management. Number 99. Which of the following costs is not part of the total effort cost? Cost of networking communication वो होती है, हीटिंग एंड लाइटिंग ऑफिस स्पेस वो भी होती है एफर्ट्स की, लंच टाइम फूड ये नहीं होती है, चौथी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ सपोर्ट स्टाफ, वैसे सपोर्ट स्टाफ का भी होता है, लेकिन नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, हीटिंग, ऑफिस, सपोर्ट स्टाफ ये सारे टोटल एफर्ट कॉस्ट के पार्ट होते हैं, केवल लंच टाइम फूड टोटल एफर्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। लंच टाइम फूड, इट इज़ एन ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज the COCOMO model, right? Now COCOMO model takes into account the different approaches to development. Is it true or false? ये आपसे पूछा है तो ये ध्यान रखिएगा, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। COCOMO मॉडल है क्या? इट इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो कोकोमो मॉडल में CO यहाँ से आया, CO यहाँ से आया और MO यहाँ से आया, तीनों को मिला के बन गया कोकोमो मॉडल, राइट। तो इट टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंट अप्रोचेस टू कॉस्ट, ये कॉस्ट की अलग अलग अप्रोचेस को कंसिडर करता है, डेवलपमेंट को नहीं, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। नेक्स्ट 101. What is related to the overall functionality? इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, इट इज फंक्शन रिलेटेड मैट्रिसेस। तो फंक्शन रिलेटेड मैट्रिक्स दे आर रिलेटेड टू द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द डिलीवर्ड। जो भी आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, ओवरऑल फंक्शनैलिटी से क्या चीज़ रिलेटेड है? फंक्शन रिलेटेड मैट्रिक्स, मतलब फंक्शन रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, they are related to the overall functionality. Number 102. 102 पहले तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। Identify from among the following the correct statement. One of the main challenges engineering is facing today, it is the requirement of system to work with a multitude of homogeneous system. Second, legacy systems are custom developed systems for the legal domain, does not wear out in the traditional sense of the term, but does tend to deteriorate as it evolves, since it is essentially intangible. Tangible का मतलब होता है जो चीज़ मेज़र हो सकती है, और intangible मतलब जो चीज़ मेज़र नहीं हो सकती। It is relatively easy to manage projects. नहीं, managing projects are never easy because of their intangible nature. तो ये फोर्थ तो करेक्ट नहीं, हमें इसमें आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इंजीनियरिंग फेसिंग टुडे इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम टू वर्क विद अ मल्टीट्यूड ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है सिंपल एंड सेम यूनिफॉर्म सिस्टम। तो यूनिफॉर्म सिस्टम में वर्क करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। फर्स्ट इज़ रॉन्ग, फोर्थ इज़ रॉन्ग। यूनिफॉर्म सिस्टम में वर्क करना बहुत ईजी है, वो कोई चैलेंज नहीं है, वो इट्स अ एन ईजी टास्क। लीगेसी सिस्टम्स, तो लेगेसी का मतलब है जो काफ़ी पहले से चले आ रहे हैं। दे आर डेवलप्ड सिस्टम फॉर द लीगल डोमेन। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लीगेसी सिस्टम्स आर कस्टम डेवलप्ड सिस्टम्स फॉर लीगल डोमेन। लीगल डोमेन के लिए नहीं होता है, वो जनरल डोमेन के लिए होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज डज नॉट वियर आउट इन द ट्रेडिशनल सेंस। तो वियर आउट नहीं होती, बट इट टेंड्स टू डिटियोरेट एज इट इवॉल्व्स, राइट। तो ये सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
क्योंकि ये बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग डज नॉट वियर आउट का मतलब कि ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द टर्म में वो वियर एंड टीयर जो होता है किसी चीज़ के साथ, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो तो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली इंजीनियरिंग में, बट इट टेंड्स टू डिट्योरेट एज इट इवॉल्व्स। वो जैसे जैसे इवॉल्व होती जाती है तो वो जो चीज़ इवॉल्व हो रही है वो डिट्योरेट भी होती जाती है, नई चीज़ इवॉल्व होगी, फिर आगे चलकर वही चीज़ डिट्योरेट हो जाएगी और फिर नई चीज़ इवॉल्व होगी, राइट। सो यू अंडरस्टैंडिंग कि मान लीजिए जैसे कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, अभी ये गूगल तो पहले आया है, इससे पहले याहू सर्च इंजन था और भी कई सर्च इंजन आए, तो वो सर्च इंजन्स इवॉल्व होते गए, डिट्योरेट होते गए, उसके बाद गूगल इवॉल्व होता जा रहा है, हालांकि पुराने जो सिस्टम्स हैं उसके डिट्योरेट होते जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग दे टेंड टू डिट्योरेट एज इट इवॉल्व्स, तो वो डिट्योरेट भी होती जाती है, इसीलिए नई चीज़ इवॉल्व होती जाती है। 103, so this is the right answer. 103 says it is developed using historical cost information that relates some metric मतलब statistics, and whenever there is statistics the right answer is algorithmic cost modeling। है तो cost से related क्योंकि क्वेश्चन cost का ही है, तो ये चीज़ डेवलप की जाती है using historical cost information and it relates to some metric मतलब some algorithmic statistics, so this is algorithmic cost modeling। Number 104, it is often difficult to estimate size at an early stage in a project when only specification is available। बिल्कुल सही है, तो ये ध्यान रखिएगा, it's often difficult to estimate the size, what we can say, it is difficult to estimate the enormity at an early stage in a project। तो उसके जो मैग्नीट्यूड है, उस प्रोजेक्ट के मैग्नीट्यूड को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। वो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तब उसके मैग्नीट्यूड, उसके सारे रिसोर्सेज के बारे में एस्टिमेट किया जा सकता है वंस यू रीच implementation or execution process, but in the early stage it is very very difficult। Engineering is a set of rules about developing products, has been around as a disciple since the early 50s। ज़रूर in early 50s, बहुत पहले से engineering तो started as a response to the so called crisis of the late 90s। no, केवल late 90s के बारे में बात नहीं हो रही, it's a discipline concerned with all the aspects of production, so engineering is related to the production, right। So today we have discussed some very very important terms like CMMI, right। CMM was coordinate measuring machine, जो geometric characteristics को measure करती है। CMMI होता है capability maturity model integration, the COCOMO model, right, which was constructive cost model। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग रिवाइज कीजिएगा। We are going to stop over here today and we'll continue with some other interesting questions of project management in our next class।